नमस्कार दोस्तों, एएसएससी प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल आपसे का स्वागत है। और दोस्तों हम लोग एसएस यानी कि सोशल स्टडीज के विषय में पढ़ रहे थे, जो कि हमारा सीटेट पेपर 2 क्लास 6 to 8 का जो पेपर है उससे संबंधित हम प्रश्नों को देख रहे थे या उससे संबंधित सिलेबस को हम कवर कर रहे थे एनसीईआरटी बुक्स के अकॉर्डिंग। मैंने आपको हिस्ट्री सेक्शन पढ़ा दिया, मैंने आपको पॉलिटिक्स पढ़ा दिया। अब हम लोग ज्योग्राफी के सेक्शन को कवर कर रहे थे, जो कि हम लोगों ने पिछली वीडियो में एनसीईआरटी क्लास 6 की बुक को कवर कर लिया है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 की बुक को स्टार्ट करेंगे, जिसका पहला ही टॉपिक क्या है, पर्यावरण। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं पर्यावरण। देखिए, क्योंकि भूगोल के अंतर्गत पर्यावरण भी आता है, तो इसलिए हम इससे ज्यादा दूर नहीं जा सकते या इस चीज को हमें कवर करना ही पड़ेगा। तो हम शुरू करते हैं पर्यावरण की। ठीक है, सिंपली शुरू करते हैं। देखिए, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं, उसको देख लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहला चीज ये आता है कि पर्यावरण का अगर हम इंग्लिश नाम देखें, इंग्लिश में इसको कहते हैं, देखिए चलिए आपको हिंदी में लिखते हैं। ठीक है, मतलब इसका उच्चारण देखिए, इसको कहते हैं एनवायरोमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट। तो पर्यावरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट। अब ये इन्वायरमेंट शब्द की उत्पत्ति जो है वो फ्रेंच भाषा से हुई है। किस भाषा से, फ्रेंच भाषा से। इनवायरोनेर, इन्वायरोनेर। अब दोनों में अगर आप ये देखें, थोड़ा सा ही डिफरेंस है। यहाँ एनवायरमेंट है, एनवायरमेंट जो है वो पर्यावरण का अंग्रेजी शब्द है। क्या है, अंग्रेजी शब्द। लेकिन एनवायरमेंट जो है इसकी उत्पत्ति हुई है एनवायरोनेर से, एनवायरोनेर से। और जो कि एनवायरोनेर एक फ्रेंच शब्द है और इसका अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है पड़ोस। अगर आप गूगल पे या कहीं देखेंगे किताबों में तो अलग अलग अर्थ लिखा है, लेकिन जो हमारे एनसीईआरटी की किताब है उसमें सीधा अर्थ लिखा है पड़ोस। ठीक है, क्या लिखा है, पड़ोस। पर्यावरण को अगर आप देखें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है, परि प्लस आवरण। परि प्लस आवरण। देखिए, परि का मतलब होता है चारों तरफ, आवरण मतलब घिरा हुआ। तो जो हमको चारों तरफ से घेरे हुए है वही पर्यावरण है। अब अगर चीजों को थोड़ा ध्यान दें, हमने क्या कहा, हमने कहा कि पर्यावरण मतलब जिसने हमको चारों तरफ से घेरा हुआ है वही पर्यावरण है। अब ये चारों तरफ से घेरने वाली चीजें क्या है, अगर हम बड़े बड़े चीजों में सोचें या बड़े बड़े स्केल पे देखें, तो जैसे मैंने आपको बताया था, क्या बताया था, अगर हम यही बात करें मोटा मोटा, तो देखिए मेरे सामने दीवार है, मोबाइल है, फोन है, नीचे जमीन है, ईंट है, पत्थर है, आसपास बात करें तो हवा है, पेड़ है, पौधे हैं, जल है, यानी कि तमाम प्रकार की जो चीजें हैं यही पर्यावरण है। ठीक है, यही पर्यावरण है। थोड़ा सा आप डिटेल में और जाएं, समझिएगा। जैसे हम कहें मोटा मोटा महाद्वीप, पृथ्वी का सबसे बड़ा स्थलीय भाग क्या है, महाद्वीप। महाद्वीप के बाद क्या है, महासागर, पानी वगैरह, फिर पर्वत, फिर नदी। नदी अब यहीं पे झील समझ लीजिए, झील। पर्वत के बगल में यहां कर लीजिए पठार। ठीक है, ये सब ऐसी चीजें हैं। और मान लीजिए वन, वन मतलब जंगल। ये सब क्या है, पर्यावरण के एक कह लीजिए कहीं ना कहीं ये पर्यावरण में पार्टिसिपेट करते हैं। वही बात करें कुछ चीजें जैसे इमारतें या बिल्डिंग, स्कूल, क्या, स्कूल, राष्ट्रीय पार्क, पार्क वगैरह जहां लोग घूमने जाते हैं, राष्ट्रीय पार्क, पार्क के राष्ट्रीय पार्क के बाद मोटर वाहन। ठीक है, रेलवे वगैरह, जो आप चाहे वो लिख लीजिए, हम मोटर लिख दे रहे हैं बस। ठीक है, ये सब छोटी छोटी जैसे पेंसिल, मार्कर, मेज, कुर्सी, तमाम प्रकार की चीजें हैं, यहां हम लिख देते हैं अन्य। ठीक है, अब समझ जाइएगा। तो आप जरा ध्यान से समझिए, दो घटक हमें देखने को मिलते हैं। पहला, ये ऐसे हैं
जिनको प्रकृति यानी कि भगवान ने बनाया है। तो ये क्या है? प्राकृतिक। और इनमें आप देखेंगे सब के सब ऐसे कौन कौन से हैं? मानव, जिसको मानव ने बनाया है। तो क्या है ये? मानव निर्मित। क्या है ये? मानव निर्मित। और इन सब का कहीं ना कहीं संबंध है। जैसे इमारतें, स्कूल, राष्ट्रीय पार्क, मोटर वाहन, ये सब कहाँ चलते हैं? जमीन पे। जमीन कहाँ है? महाद्वीपों में। साथ ही साथ हम जल का सेवन करते हैं, मानव कहाँ चलता है? जमीन पे। तो तमाम प्रकार की चीजें हैं, ये सब के सब किसके पार्ट हैं? पर्यावरण के। तो इनको हम कहते हैं पर्यावरण के घटक। तो मोटे तौर पे पर्यावरण के घटकों की बात करें तो दो हैं, प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण के दो घटक हैं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखिए। कितने घटक हैं? दो। प्राकृतिक और मानव निर्मित पर्यावरण के दो घटक हैं, बड़े स्केल की बात करें तो। लेकिन किसी किसी किताब में क्या लिख देता है, देखिए लिखेगा कि पर्यावरण के दो घटक हैं, पहला जैविक घटक और दूसरा अजैविक घटक। अब आप कहेंगे कि अभी हम तो प्राकृतिक और मानव निर्मित पढ़ रहे थे, ये जैविक और अजैविक कहां से आ गया? जैविक को हम सजीव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सजीव। अजैविक को हम निर्जीव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निर्जीव। कैसे? समझिएगा भाई। जैविक घटक मतलब क्या? पर्यावरण का वो हिस्सा जिसमें जीवन है, जिसमें क्या है? जीवन। जैसे पेड़ पौधे, ये सब क्या है? जैविक घटक है। पेड़ पौधों के बाद जानवर क्या है? जैविक घटक है। मानव क्या है? जैविक घटक। अजैविक की बात करें तो पर्वत क्या है? अजैविक घटक। जल क्या है? अजैविक। वायु क्या है? अजैविक। कार हो गया, बस हो गया, जहाज हो गया, ये सब क्या है? अजैविक। तो ये अजैविक और अजैविक घटक हो गए। तो मोटा मोटा आप ये भी समझ सकते हो। तो प्रश्न आपसे जैसे भी पूछेगा आप वहां से करके निकल जाइएगा। कहीं भी आपसे कहे कि पर्यावरण के घटक हैं, अगर आपको प्राकृतिक और मानव निर्मित दिख गया तो वही बेस्ट ऑप्शन है। अब मान लीजिए प्राकृतिक मानव निर्मित नहीं मिला तो आपसे कहेगा कि जैविक और अजैविक घटक। तो पर्यावरण के दो घटक मुख्य हैं, जैविक और अजैविक, या प्राकृतिक और आप कह सकते हैं कि मानव निर्मित। ठीक है, ये दो घटक इंपॉर्टेंट है, इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान से समझे रहिएगा। ठीक है, क्योंकि पर्यावरण की ये सब चीजें हैं, पूरी चीजें अगर संतुलित में रहेंगी तभी काम अच्छे से होगा। जैसे अब हमने क्या कहा आपसे? हमने कहा भैया ये जानवर है, ये पानी पीने कहीं तो जाएगा, तो पानी पीने कहां आएगा? ये जल के पास। कहां आएगा? जल के पास। ठीक है, चलो अच्छी बात है। मानव ने क्या किया? पर्वतों को तोड़ फोड़ करके अपने उपयोग की चीजें निकाल ली। मानव ने वायु से अपने ऑक्सीजन का उपयोग करता है या करता है। मानव कार का प्रयोग करता है, मानव जहाज का। तो अगर मोटा मोटा हम ये देखें, क्या हम ये नहीं कह सकते कि जो जैविक घटक है वो अजैविक घटक का उपयोग करता है, उसके साथ क्रिया करता है? बिल्कुल कह सकते हैं। तो जहां पर जैविक प्लस अजैविक घटक, जहां पर जैविक प्लस अजैविक घटक परस्पर क्या करें? क्रिया करें। क्रिया करें या परस्पर मिलते हो, उसे हम कहते हैं पारितंत्र। क्या कहते हैं? पारितंत्र, इकोलॉजी। ठीक है, पारितंत्र। पारितंत्र क्लियर? पारितंत्र मतलब ऐसा स्थल या ऐसी जगह जहां पर सजीव और निर्जीव परस्पर एक दूसरे से क्रिया करते हो। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल है, पृथ्वी का सबसे बड़ा पारितंत्र है महासागर। महासागर। अब आप कहेंगे कैसे? समझिएगा। महासागर जल, जल कौन सा घटक है? अजैविक। जल में ऑक्सीजन घुला हुआ है, कौन सा घटक है? अजैविक। लेकिन जल में हजारों करोड़ों लाखों जीव जंतु रहते हैं, वो क्या है? जैविक। तो वो एक दूसरे से क्रिया करते हैं, कोई छोटी मछली बड़ी मछली अब एक दूसरे को नुकसान पहुंचाए या खाए पिए, बड़े जानवर जो छोटे जानवरों को खा जाते हैं, तमाम प्रकार की क्रियाएं होती रहती हैं। इसलिए सबसे बड़ा पारितंत्र कौन है? महासागर। लेकिन अगर स्थल की बात कहेगा, जमीन पे,
जमीन पे सबसे बड़ा पारितंत्र कौन है? जंगल। ठीक है, कौन है? जंगल। घास का मैदान भी पारितंत्र है क्योंकि घास को कीड़े खाते हैं, टिड्डा वगैरह। यहां तक कि धान का खेत भी क्या है? पारितंत्र है। इक्वेरियम सबसे छोटा पारितंत्र है। इक्वेरियम मतलब जो शीशे में मछली रखी जाती है, वो सबसे छोटा पारितंत्र है। क्लियर हुआ? अब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि पारितंत्र क्या होता है और उसके बाद में पर्यावरण के घटक क्या होते हैं। क्लियर? चलिए, पारितंत्र मतलब ऐसा स्थल जहां दोनों क्रिया करते हो। अगर क्रिया नहीं कर रहे हैं तो पारितंत्र का हिस्सा नहीं है। ठीक है, जैसे एक पहाड़ हम कह दें अकेले पहाड़, तो पारितंत्र का हिस्सा तब तक नहीं माना जाएगा जब तक वहां पे इंसान रहते ना हो या उस जगह का उपयोग ना करते हो। ठीक है, जानवर भी रह सकते हैं आप। क्लियर? तो ये सेक्शन पूरा किसका हो जाता है? पर्यावरण का। बस हमें इतना जानना था। पर्यावरण को जीवित रखने के लिए प्रत्येक वर्ष पर्यावरण को जीवित रखने के लिए प्रत्येक वर्ष हम देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को पर्यावरण को जीवित रखने के लिए प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखें। हर टाइम हमने इसलिए बना के रखा है कि पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है। अभी आप देख रहे हैं कि हाल ही फिलहाल में गर्मी इतनी भयंकर बढ़ गई है, उसका कारण भी यही है। ठीक है, तो पर्यावरण को बचाना जरूरी है। प्रत्येक वर्ष 5 जून को हम क्या मनाते हैं? विश्व पर्यावरण दिवस। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला चैप्टर था किसके विषय में? पर्यावरण के विषय में। जितना था मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब हम बढ़ते हैं आगे। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारा चैप्टर है वो है हमारी पृथ्वी के अंदर। देखिए, टॉपिक का नाम है हमारी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी के अंदर। चलिए हम समझते हैं हमारी पृथ्वी के अंदर का क्या मतलब है। देखिए, अगर हम कह दें ये पृथ्वी है, क्या है ये है पृथ्वी। ठीक है, क्या है? पृथ्वी। नॉर्मली पृथ्वी की जो त्रिज्या मानी गई है, त्रिज्या मतलब इसका रेडियस, ठीक है, वो लगभग 6371 किलोमीटर माना गया है। ठीक है, लगभग में 6371 किलोमीटर माना गया है। अगर हम इस पृथ्वी के इस हिस्से को काट के बाहर निकाल लें, इस हिस्से को, ठीक है, इस हिस्से को हमने काट के बाहर निकाल के उल्टा, चलिए छोड़िए, ऐसे हम बनाते हैं पूरा, नहीं आप कहेंगे कंफ्यूज कर रहे हैं आप। देखिए, इस हिस्से को हमने काट के बाहर निकाल लिया, इस हिस्से को। ठीक है, तो ये हिस्सा हमारा, थोड़ा हम जूम कर देते हैं, हमारे पास मोबाइल है एचडी क्वालिटी का, हमने इसको जूम कर दिया। ठीक है, ऐसा ये, ठीक है, एकदम क्लियर कट तरीके समझिएगा। तब हमको पता चलता है यार, तो केक जैसा फेंटा गया है, फेंटा ये गया है, ये इतना हिस्सा जो है हमारा कितना है? 40 किलोमीटर के आसपास। इसमें भी 2 लेयर है, 2 लेयर। एक लेयर 5 किलोमीटर के आसपास है और एक लेयर 35 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, जब ये देखा गया या रिसर्च किया गया तो पाया गया ये जो पहला हिस्सा है, ये महाद्वीप, जहां पर पर्वत वगैरह है, ये महाद्वीप का हिस्सा है। ठीक है, तो महाद्वीपी जो हिस्सा है उसकी मोटाई कितनी है? लगभग 35 किलोमीटर। ठीक है, या उसकी गहराई कितनी है? 35 किलोमीटर। और इस हिस्से को हम कहते हैं भूपर्पटी। क्या कहते हैं? भूपर्पटी। भूपर्पटी, जिसकी टोटल मोटाई कितनी है? 40 किलोमीटर के आसपास। भूपर्पटी के 2 हिस्से हैं। पहला महाद्वीपी वाला भाग, जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये पहाड़ है और पहाड़ के बाद ये देखिए, ये समुद्री इलाका है। ठीक है, अगर हम मोटाई यहां तक मान लें तो ये ऐसे समझिए, ऐसे देखिए, यहां तक की जो मोटाई है, यहां तक की, ये यहां तक की, ठीक है, यहां तक की जो मोटाई है वो कितनी है? 35 किलोमीटर। इसको हम बोलते हैं महाद्वीपीय भाग। क्या बोलते हैं? महाद्वीपीय भाग। और ये जो नीचे का सेक्शन है, ये वाला, ये वाली जो मोटाई है वो महासागरों पे है। तो ये कौन सा भाग है? महासागरीय भाग। ठीक है, भूपर्पटी के 2 हिस्से हैं, एक
महाद्वीपीय भाग जिसकी मोटाई 35 किलोमीटर है या गहराई 35 किलोमीटर है। दूसरा महासागरीय भाग जिसकी मोटाई कितनी है 5 किलोमीटर। ठीक है, कितनी है 5। महाद्वीपीय जो भाग है जैसे चट्टानों के टूटने फूटने से, मिट्टी से, बालू वगैरह सबसे बना हुआ है। महाद्वीपीय भाग की बात करें तो इसमें दो तत्व पाए जाते हैं। एक पाया जाता है हमारा सिलिकॉन। क्या पाया जाता है? एक हमारा पाया जाता है सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। क्या पाया जाता है? सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। इसका अगर शॉर्ट फॉर्म हम लिखे तो Si+Al। Si+Al यानी कि इसको हम बोलते हैं सियाल। क्या बोलते हैं? सियाल। तो भूपर्पटी के ऊपर वाले हिस्से को हम बोलते हैं सियाल। सियाल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम पाया जाता है। वही अगर महासागरी की बात करें तो इसमें सिलिकॉन प्लस मैग्नीशियम Mg पाया जाता है, जिससे हम इसका नाम बोलते हैं सी में। देखिए एनसीईआरटी बुक में सी में ही लिखा है, लेकिन कहीं कहीं हम पढ़ लेते हैं सीमा। तो कोई बात नहीं, जैसे आपको समझना समझ लीजिएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? सीमा। क्या कहते हैं? सीमा। क्लियर हुआ? भूपर्पटी के दो भाग। पहले भूपर्पटी की मोटाई कितनी है? पृथ्वी का सबसे ऊपरी भाग भूपर्पटी कहलाता है। उसकी मोटाई कितनी है? उसकी मोटाई है 40 किलोमीटर, जिसमें 35 किलोमीटर के आसपास महाद्वीपीय वाला भाग है और उसके बाद 5 किलोमीटर कौन है आपका? महासागरीय भाग। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो लगभग 2900 किलोमीटर के आसपास, 2900 किलोमीटर गहराई के आसपास हमारा जो दूसरा हिस्सा है वो है मेंटल। ठीक है, क्या है? मेंटल। कठोर भाग से बना हुआ है। ये क्या है? मेंटल। हालांकि इससे भी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लेकिन हमारी पुस्तक में नहीं दिया है तो हम उसको डिस्कस नहीं करेंगे। सबसे आंतरिक हिस्सा जो है अंदर वाला, सबसे जो आंतरिक भाग है अंदर वाला आंतरिक भाग, इसकी जो गहराई है वो 3500 किलोमीटर के आसपास है लगभग में। और यहां पर निकिल और आयरन, निफे, ठीक है, निकिल और आयरन ये दो तत्व पाए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये दो तत्व घुले हुए हैं, मतलब लावा की तरह ये पिघल रहे हैं। ठीक है, एकदम उबल रहे हैं, इसलिए इस सेक्शन में आज तक जाना इम्पॉसिबल है। ठीक है, यहाँ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है। ऐसे आप गहराई पे जाते जाएंगे तो 32 मीटर गहराई पे जाएंगे तो टेम्परेचर 1 सेंटीग्रेड बढ़ जाता है। तो सोचिए 32 मीटर पे ये हाल है तो 6371 किलोमीटर पे क्या हाल होगा। इसलिए यहाँ पे जाना पॉसिबल नहीं है। तो इस हिस्से को हम क्या कहते हैं? इस हिस्से को हम नीफे या क्रोड बोलते हैं। ठीक है, क्रोड या कोर कह लीजिए। क्या बोलते हैं? नीफे। क्लियर हुआ आपको? अगर आप अब जोड़ के देखिए 3500 और 2900 कितना हो गया? लगभग 6400 और 6450 किलोमीटर के आसपास, लेकिन हमने लगभग बोला है तो मोटा सोटा लेकर के देखिए ये भी 6400 के आसपास ही है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ले करके 6400 के आसपास इसका रेडियस होता है। पूरी हमने आपको बता दिया कि पहला सेक्शन भूपर्पटी, दो भाग होते हैं। पहले भाग को हम सियाल, दूसरे भाग को हम सीमा कहते हैं। वही अगर हम बात करें सेकंड सेक्शन की तो मेंटल है, और थर्ड जो सेक्शन आपका है वो क्या है? नीफे। क्या है? नीफे। एक चीज और ध्यान रखिएगा, देखिए जो भूपर्पटी है वो पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा कवर करती है। मेंटल की बात करें तो 84% हिस्सा कौन कवर करता है? मेंटल। और 15% हिस्सा कौन कवर करता है? नीफे। कौन कवर करता है? नीफे। तो सबसे पृथ्वी का जो आयतन होगा उसमें सबसे कम हिस्सेदारी किसकी है? भूपर्पटी की, उसके बाद नीफे की, और सबसे ज्यादा मेंटल की। मेंटल है से ज्यादा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। अभी तक पृथ्वी जो खोदा गया है दक्षिण अफ्रीका में एक खान है जिसको खोदा गया है 4 किलोमीटर तक। यानी सोचिए 4 किलोमीटर पगलों तरह पृथ्वी को खन दी है नीचे, और खन करके वहां देख रहे हैं कुछ मिल रहा है कि नहीं। तो वहां पे तेल वगैरह मिला है, इसको बढ़ा करके 6 किलोमीटर तक कर दिया गया है। तो अभी कुछ आगे तो नहीं मिल रहा है, 4 किलोमीटर तक मिला है।
तो आपसे जब भी पूछेगा कि कितना अधिकतम खोदा गया है, तो आपको 6 किलोमीटर तक, जो कि किताब में दिया हुआ है, ठीक है। 6 किलोमीटर तक लगभग अभी तक जमीन खोदी गई है। कहाँ खोदी गई है? दक्षिण अफ्रीका में। क्लियर हुआ आपको? इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, चलो ये बात हो गई पृथ्वी के अंदर। भाई 3 सेक्शन क्या थे हमने देख लिया, उससे हमें क्या क्या क्वेश्चन बनने वाले थे हमने वो भी देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं और चीजों को और थोड़ा सा समझते हैं। देखिए, अभी हमने आपको बताया कि जितने भी पत्थर वगैरह है सबका निर्माण किससे हुआ है? सैल से या चट्टानों से। देखिए, तो अब हम देखते हैं सैल, सैल या चट्टान। हम चट्टान या सैल के विषय में समझते हैं। पहली चीज समझिएगा, इनका निर्माण लावा से होता है। किससे? लावा से। ज्वालामुखी जब फटता है तो उससे निकलने वाले लावा से निर्माण होता है किसका? चट्टानों का। सबसे पहले जब लावा निकलता है तो सबसे पहले निर्माण होता है आग्नेय सैल का या आग्नेय चट्टान का, ठीक है। अगर लावा सबसे पहले निकलता है तो किसका निर्माण होता है? आग्नेय सैल का। ज्वालामुखी विस्फोट के पश्चात जो लावा निकलता है बाहर आके ठंडा होता है, उसको हम बाद में आग्नेय चट्टान कहते हैं या आग्नेय चट्टान के रूप में हम समझते हैं, ठीक है। अगर समझिए लावा बाहर आ गया और बाहर आके तब ठंडा हुआ तो हम इसको कहते हैं बहिर आग्नेय चट्टान। क्या कहते हैं? बहिर आग्नेय सैल कह लीजिए या चट्टान। लेकिन मान लीजिए वही अंदर में जम गया, यहीं जम गया, तो हम इसको कहते हैं, देखिए अंदर, यहां हम लिख दे रहे हैं अंदर। अगर अंदर ही जम गया तो हम कहते हैं अंतर आग्नेय शैल। क्या कहते हैं? अंतर आग्नेय शैल, ठीक है। चट्टान का सबसे बड़ा उदाहरण है दक्कन का पठार, ठीक है। और ये बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। बेसाल्ट मतलब ना, जैसे अगर आप इसको हथौड़ा थोड़ा सा मारेंगे तो भुरभुरा हो जाएगा, ठीक है, लेकिन बाद में टाइट हो जाता है। लेकिन ये बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है। कौन सी चट्टान? आग्नेय चट्टान। क्लियर? देखिए, आग्नेय चट्टान की हम बात करें तो ये लैटिन भाषा इग्निस, ठीक है, लैटिन भाषा है इग्निस, जिससे इसकी उत्पत्ति हुई है। और इग्निस का मतलब होता है अग्नि। क्या होता है? अग्नि। इसके बाद हम बात करें आग्नेय चट्टान से, जैसे जब टूट फूट करके कहीं इकट्ठा हो जाती है और इकट्ठा होने के बाद वो एकदम ठोस रूप ले लेती है, उसको हम कहते हैं अवसादीय चट्टान। जैसे अब मान लीजिए आग्नेय चट्टान टूटी, टूटने के बाद वो कोई जानवर मरा हुआ है उसके ऊपर इकट्ठा हो गई, या कोई पेड़ उड़ गिरा है उसके ऊपर इकट्ठा हो गई, तो इनको ये दबा देगी, दबा के कुचल मुचल देगी। तो हजारों लाखों वर्ष बाद ये जीवाश्म के रूप में बदल जाते हैं। तो अवसादी चट्टानों के नीचे जो दबे हुए अवशेष होते हैं उनको हम जीवाश्म बोलते हैं। और इन जीवाश्मों से तेल, ऐसे पेट्रोल डीजल वगैरह उत्पन्न होते हैं, साथ ही साथ कोयला, ठीक है। तो अवसादी चट्टानों से जो खनिज तत्व हैं वो भी प्राप्त होते हैं। क्लियर? इनकी बात करें तो लैटिन में, लैटिन वर्ड है सेडिमेंट्रा, सेडिमेंट्रा, ठीक है। सेडिमेंट्रा शब्द यूज किया जाता है किसके लिए? अवसादी चट्टानों के लिए। जिसका मतलब, अगर जैसे हमने आपको कहा कि जो इग्निस शब्द है वो शब्द यूज किया जाता है किसके लिए? आग्नेय चट्टान के लिए, ठीक है, और जिसका अर्थ होता है अग्नि। और अगर हम सेडिमेंट्री की बात करें तो उसका अर्थ होता है स्थिर। क्या होता है? स्थिर, स्थिर, ठीक है। अवसादी चट्टानों के पश्चात इनके टूटने फूटने से या इनके रूप परिवर्तित होने से निर्माण होता है कायांतरित शैल का, या कह सकते हैं आप कायांतरित चट्टान का, ठीक है। किसका होता है? कायांतरित चट्टान का, कायांतरित चट्टान का। क्लियर? और कायांतरित जो शब्द आया है वो ग्रीक भाषा मेटामार्फिक, मेटामार्फिक मतलब होता है रूप बदलना या रूप परिवर्तित,
रूप परिवर्तन। तो अगर आप ध्यान दें, ये लैटिन शब्द है इग्निस, ये भी लैटिन शब्द है सेडिमेंट्री, बट ये ग्रीक शब्द है। तो आप गलती मत कीजिएगा, जो रूपांतरित चट्टान है या कायांतरित शैल है वो ग्रीक शब्द से उत्पन्न हुई है। और पहले आग्नेय शैल टूटेगी फूटेगी तो अवसादी बनेगी, और अवसादी के रूप परिवर्तन होने से या टूट फूट करके उसका आकार, आकृति और क्वालिटी के बदलाव से किसका निर्माण होता है? कायांतरित, या आप कह सकते हैं कि रूपांतरित चट्टान का निर्माण होता है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, देखिए चिकनी मिट्टी, ये चिकनी मिट्टी पता है क्या है? अवसादी चट्टान है। ये कौन सी? अवसादी चट्टान। वही हम बात करें चूना पत्थर, चूना पत्थर क्या है? अवसादी चट्टान। लेकिन जब इसका रूप परिवर्तित होता है तो ये बन जाता है संगमरमर, संगमरमर। और चिकनी मिट्टी बन जाता है स्लेट, जो लिखने वाला स्लेट होता है वो। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या देखा? 3 टाइप की हमने चट्टानें देखी। पहला आग्नेय, जिसको हम इग्निस बोलते हैं लैटिन भाषा में, इसका निर्माण लावा के बहने से हुआ है। लावा जब ठंडा हो जाता है बाहर आकर के तो बहिर, और अंदर ही ठंडा हो जाता है तो अंतर। ठीक है, आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो बेसाल्ट चट्टानें, या जो दक्कन का पठार है। इसके बाद दूसरा हमारा अवसादी चट्टान है। आग्नेय चट्टान जब टूटती फूटती है तापमान दाबमान के कारण, तो टूट फूट करके किसी जीवाश्म पे या किसी अवशेष पे दब जाती है। दबने के बाद में जब वो एक नई चट्टान का निर्माण करती हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? अवसादी चट्टान। क्या कहते हैं? अवसादी। अवसादी चट्टानों के रूप परिवर्तन से एक तीसरी चट्टान बनती है, जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम कहते हैं कायांतरित या रूपांतरित चट्टान। ठीक है, तो इन चीजों को आप ध्यान रखे रहिएगा। एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको हम समझ लेते हैं। जैसे एक मैंने आपको और बता दिया कि चट्टानों में ही ईंधन का निर्माण होता है, तेल वगैरह का। ठीक है, पेट्रोल वगैरह का निर्माण होता है। अभी जो छोटा सा टर्म है इसको समझिएगा कैसे। देखिए, अगर आप मोटा मोटा देखें, देखिए ज्वालामुखी के फटने से किसका निर्माण होता है? लावा का। यही लावा जब ठंडा होता है, ठंडा होने के पश्चात किसका निर्माण करता है? आग्नेय शैल का। यही आग्नेय शैल जब कुछ दिन पश्चात थोड़ा टूट फूट जाती है या थोड़ा जम जाती है तो किसका निर्माण होता है? अवसादी शैल का। और यही अवसादी शैल जब तापमान और दाबवान के कारण अपना रूप परिवर्तित करती है तो किसका निर्माण होता है? कायांतरित शैल का। और यही कायांतरित शैल बाद में टूट फूट करके तापमान के कारण भुरभुरा होकर के पृथ्वी में सम्मिलित हो जाती है, और वही पृथ्वी जब लावा विस्फोट करती है तो पुनः कायांतरित चट्टान लावा के रूप में निकलती है। तो आप देखें, लावा से आग्नेय, आग्नेय से अवसादी, अवसादी से कायांतरित, और कायांतरित से पुनः लावा बनता है। और इस चक्र को हम क्या कहते हैं? शैल चक्र। ठीक है, क्या कहते हैं? शैल चक्र। क्लियर? तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब चैनल। धन्यवाद।